charged sphere and electrons are embedded it like seeds in watermelon. जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और पूरा का पूरा जो एटम है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। ये बात किसने बताई थी? जे थॉमसन ने। शायद मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जे थॉमसन के बारे में जानते होंगे, लेकिन जे थॉमसन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो भी पूरा एटम के बारे में अगर हम बात करें तो एटम के जो बैकबोन जिसको कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरा एटम टिका हुआ है, वो जे थॉमसन ही थे। हालांकि उनको नोबेल प्राइज मिला इसलिए क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, लेकिन एटम के साइज के बारे में प्रेडिक्शन किया कि एटम की साइज 10⁻⁻10 मीटर की होती है, एटम स्फेरिकल होता है ये भी हमें नहीं पता था, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये सारी सही बातें किसने बताई थी? जे थॉमसन ने। और शायद आपको ये भी जानकर बड़ा सरप्राइज होगा कि जे थॉमसन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको खुद भी नोबेल मिला और उनके 16 स्टूडेंट्स, कितने 16 स्टूडेंट्स उनके स्टूडेंट्स थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। तो वो कहते हैं कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा कोई टीचर नहीं हुआ जिसके 16 बच्चों को नोबेल प्राइज मिल जाए। और शायद आपको पता है कि नहीं है, रदरफोर्ड भी जे थॉमसन के स्टूडेंट ही थे। रदरफोर्ड जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे उसके जो एसोसिएट प्रोफेसर थे वो जे थॉमसन थे। तो वो जे थॉमसन से इंस्पायर्ड होकर ही उन्होंने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक पूरी चेन उन्होंने दी, बड़े अच्छे साइंटिस्ट, बड़े अच्छे डिस्कवरर जे थॉमसन ने अपने लैब में तैयार किए। तो जे थॉमसन तो बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट हुए। थॉमसन इतना बताया, फिर रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। लेकिन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये सारे लोग अभी तक उसी को प्रूव करने में लगे थे। वो प्रूव न जे थॉमसन से हुआ न रदरफोर्ड से हुआ। जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, मैं अभी आपसे बात करूंगा स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो सब बातें अपन करेंगे, लेकिन वो सही जो प्रेडिक्शन है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ बोर मॉडल तक आते हमें पता चला। बोर से हमें नहीं पता चला, बोर से पहले। बोर का जो मॉडल है, पहली बात मैं बता दूं, प्योरली थ्योरेटिकल मॉडल है। बोर के मॉडल में कुछ भी प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं किया, थ्योरी बेस्ड मॉडल है। कोई कहे सर दिखाओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, भाई बोर ने खुद ही नहीं देखा तो मैं तुम्हें कहां से दिखाऊं। इट इज अज्यूम्ड, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल मॉडल है। लेकिन फिर कोई कहे सर बोर को फिर भी नोबेल प्राइज मिला, तो वो इसलिए मिला बेटा क्योंकि उसका जो थ्योरेटिकल मॉडल था, वो जो प्रैक्टिकल हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे थे उनका सबका सही आंसर दे पाया। थ्योरेटिकल मॉडल होकर भी प्रैक्टिकल चीजों को सही आंसर करने वाला मॉडल बना। इसलिए जो उसने थ्योरी अजम्पशन करी थी वो सारी सही निकली। अच्छा, थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि आपको एनर्जी के क्वांटाइजेशन के बारे में पता है क्या? आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है क्या? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पहले प्लैंक के बारे में बता दूं। मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है, पहले हम थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लें, क्योंकि एक्चुअली बोर ने जो मॉडल दिया ना, उसमें उसने दोनों तरह की फिजिक्स को काम में लिया। दो तरह की फिजिक्स है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। उसने दोनों फिजिक्स को एक साथ काम में लिया है। इसलिए हम दोनों फिजिक्स में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, फिर क्लासिकल और क्वांटम में क्वांटम फिजिक्स क्या है, जिसे प्लैंक्स फिजिक्स भी कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ब्रीफ करके, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स या अपन कहे कि क्वांटम फिजिक्स, सॉरी क्वांटम फिजिक्स पूरा एक पूरी बुक आती है। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स अलग से पढ़ते हैं। इतना बड़ा वो एक चैप्टर है, वो पूरा एक फील्ड है जिसमें जितना आप करना चाहें उतना कम है। तो आपके 11th के लेवल पर, और जिस लेवल पर आप अभी हैं, मैं आपको ब्रीफली, बहुत अंदर नहीं लेकिन इतना जरूर कि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, वो आपको बहुत सही दिखने लग जाए। मेरा आज की क्लास का मेन एम है कि आप बोर मॉडल से पहले तक का सब समझ लें, फिर जैसे ही बोर मॉडल में आए तो आपको पूरा दिखने लग जाए। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल होता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है, कहाँ जरूरत पड़ी हमें क्वांटम फिजिक्स की, कहाँ लगा कि क्लासिकल फिजिक्स सही नहीं है। पहले तो मैं बताऊं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है।
क्लासिकल फिजिक्स है जो न्यूटन ने दी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए न्यूटेनियन फिजिक्स। न्यूटन ने जो फिजिक्स हमें दी 17th-18th सेंचुरी में, वो जो फिजिक्स है वो है क्लासिकल फिजिक्स। आप सबने 10th में न्यूटन्स के लॉज पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। वो जो लॉज है, न्यूटन्स लॉज आप जो पढ़ते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स है। मतलब क्लासिकल फिजिक्स आपको क्या बताती है कि अगर आप मास को, एक्सेलरेशन को, इनको अगर आपको पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हो। अगर आपको आप इनको गवर्न कर सकते हो। वेलोसिटी के चेंज को अगर आपको पता है तो आपको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है तो आपको फोर्स पता है। आप मान लीजिए किसी बॉल को फेंक रहे हो तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, वो किस स्पीड से जाएगी, कितनी देर बाद कहाँ पहुंचेगी, ये सारे सही आंसर किससे पता लगा सकते हैं हम? क्लासिकल फिजिक्स से। जैसे गाड़ी जा रही है, आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी कितनी देर बाद जाके रुकेगी, कहाँ रुकेगी, अगर आपको फ्रिक्शन पता है, किसका कांटेक्ट फोर्स पता है सड़क का और गाड़ी का, तो ये सारे आंसर आप निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जो आप शुरू में फिजिक्स पढ़ते हैं ना, काइनेमेटिक्स वाली, वर्क, पावर, एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन, वो सारे जो हैं वो न्यूटन की ही फिजिक्स है। तो हम डेली बिहेवियर में जो भी चीजें देखते हैं, जो हमारी नेक्ड आइज कोई भी चीज देख पाती है, उस पर हम क्लासिकल फिजिक्स लगा सकते हैं। अब कोई कहे सर हम डेली लाइफ में क्या क्या देख सकते हैं? आप बॉल देख सकते हो, आप फुटबॉल देख सकते हो, आप स्टूल देख सकते हो, आप कार देख सकते हो, आप फैन देख सकते हो। जो जो चीजें हम देख सकते हैं, हमारी नेक्ड आई देख सकती है, उन सारी चीजों पर अगर आप क्लासिकल फिजिक्स लगाते हो, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन लगाते हो, तो आपको सही आंसर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आपको पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये पता होता है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये सब क्या है? न्यूटन्स के लॉज है। F इक्वल्स टू ma, ये क्या है? न्यूटन्स के लॉज है। तो अगर मान लीजिए आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा तरीका है। हाँ, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, लेकिन कहने का मतलब कि जो चीजें हम देख सकते हैं नेकेड आई से, उन चीजों पर अगर आप न्यूटन्स के लॉज लगाते हो तो बिल्कुल फिट बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें वो पता होना चाहिए जो जो चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है, कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, वो चीजें हमें आनी चाहिए। लेकिन अगर आ गई तो हम न्यूटन्स ने जो जो बताया वो बिल्कुल सही आता है आंसर, कहीं कोई गलती नहीं आती। तो फिर सर न्यूटन्स के लॉ सही है, जो क्लासिकल फिजिक्स सही है, तो फिर क्वांटम फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्या है कि फोर्स को, मास को, एक्सेलरेशन को, इनको गवर्न कर हम एनर्जी को गवर्न कर सकते हैं। एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट के बीच में आपके हाथ में है। आप किसी बॉडी को कितनी भी एनर्जी दे सकते हैं या उससे ले सकते हैं। अगर आपको फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में चेंज करना आ गया तो आप एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं। और एनर्जी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कहां से कहां? 0 से इनफाइनाइट तक के बीच में। लेकिन ये सारे जो भी आप न्यूटन्स के लॉज लगाते हैं, ये किस पर लगाते हैं? मान लीजिए आप फुटबॉल पे लगा रहे हैं, तो फुटबॉल एक एटम है क्या बॉल पे लगा रहे हैं? बॉल क्या कोई एक एटम है क्या? कार पे लगा रहे हैं, कार क्या कोई एक एटम है क्या? स्टूल पे लगा रहे हैं, तो स्टूल क्या कोई एक एटम है क्या? नहीं। ये क्या है? These are whatever I have given the examples, these are examples of collection of atoms or molecules. Football is not a single atom, it is a collection of so many atoms, so many molecules. तो बहुत सारे एटम्स और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब मिलकर बनते हैं तो वो जो एक मैक्रो बॉडी बनती है, जिसको हमारी आइज देख सकती हैं, उन पर न्यूटन्स के लॉज सही आंसर देते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल एटम है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, अगर आप उन पर न्यूटन्स के लॉज लगाने जाओगे, उन पर क्लासिकल फिजिक्स लगाने जाओगे, तो सही आंसर नहीं मिलेंगे। तब फिर डिफरेंस आने लग जाएगा। कहने का मतलब जो बड़ी चीजें हैं, जो हमारी नेक्ड आइज देख सकती हैं, जो कलेक्शन ऑफ एटम्स हैं, जो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन पर तो न्यूटन्स के लॉ सही आते हैं। वो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बहुत छोटे एटम पर, मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल एटम पर, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पर, इलेक्ट्रॉन पर, इन पर अगर न्यूटन्स के लॉज लगाने लग जाएंगे तो फिर सही आंसर नहीं आएंगे, वो फिजिक्स काम नहीं करेगी। अगर आप किसी इंडिविजुअल एटम पर F इक्वल्स टू ma लगाओगे कि मास और एक्सेलरेशन निकालकर फोर्स निकालना चाहोगे, तो वो सही नहीं आएगा।
तब आपका क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाता है। उस समय हमें एक नए फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। दैट फिजिक्स इज कॉल्ड एज क्वांटम फिजिक्स, गिवन बाय मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक जर्मन साइंटिस्ट है, जिसके नाम के आगे भी मैक्स लगाओ ना तो समझ जाना वो जर्मनी का है, मैक्स मूलर, ठीक है ना। वैसे मैक्स प्लांक आज भी जर्मनी में बहुत अच्छी एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, प्लांक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, जो फिजिक्स में बहुत अच्छा काम कर रही है। सो मेनी माय गुड स्टूडेंट्स आर ओवर देयर। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द नाउ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। मैंने कहा क्लासिकल फिजिक्स कैसा है, जैसे आप बिग बाजार में गए शुगर लेने, सपोज के लिए मम्मी ने आपको शुगर लेने के लिए बिग बाजार भेजा कि जाइए शुगर लेकर आइए। आपको 100 रुपीज़ दिया और कहा कि शुगर लेके आइए। आप बिग बाजार में गए या रिलायंस स्मार्ट पे गए, वॉट एवर द शॉप यू सिलेक्ट, वहाँ गए, वहाँ शुगर का, लूज शुगर का एक बैग भरा हुआ है। आपने छोटा बैग लिया, उस बड़े बैग में से आपने देख लिया कि क्या रेट है, इट इज़ ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ केजी। आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने 4 केजी उस लूज बैग में से वेइंग मशीन पे डाल के वेट कर लिया कि हाँ यार हो गया। फिर अचानक मम्मी का फोन आता है कि बेटा तुम्हें और शुगर चाहिए, घर में कुछ गेस्ट आ रहे, तुम थोड़ा और लेके आओ। आपने इधर उधर पॉकेट में हाथ डाले, आपको 10 रुपए और मिल गए, यू गॉट मोर 10 रुपीज़ कि यार 10 रुपीज़ और पड़े हुए हैं, चलो 10 रुपीज़ की और शुगर ले लेते हैं। आपके पास वेइंग मशीन है, लूज शुगर का पैकेट पड़ा हुआ है, आपने थोड़ी सी शुगर डाली, उठाई और उसमें डाल ली। फिर आप सोचे कि यार मम्मी परेशान करेगी, चलो और देखते हैं, कुछ पॉकेट में पैसा है तो शुगर और ले लेते हैं। आपने इधर उधर पॉकेट में हाथ डाला, अगेन यू गेट 5 रुपीज़, आपको 5 रुपए और मिल गए, आपने थोड़ी सी शुगर और डाल ली। ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप परमिसेबल है कि नहीं है? कोई रोकेगा आपको कि आप ऐसा मत करिए? आपके पास जितना पैसा आप उतनी शुगर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ओपन शुगर का बैग पड़ा हुआ है, वेइंग मशीन पड़ा हुआ है, प्राइस है, यू कैन टेक, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जितना आपके पास पैसा है, अगर आपके पास 5 रुपए ज़्यादा है, 5 रुपए की शुगर ले सकते हैं। इफ़ यू हैव 10 रुपीज़ कॉइन यू कैन टेक 10 रुपीज़ शुगर, इफ़ यू हैव 12 रुपीज़ यू कैन टेक 12 रुपीज़ शुगर। कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना आपके पास भी पैसा है आप उतनी शुगर परचेज कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन एट ऑल, इजंट इट? बात समझ में आ रही है मेरी कि आपको कहीं रुकने नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरे पास जितना पैसा मैं शुगर लेके आया। दिस इज लाइक न्यूटन्स फिजिक्स। वहाँ एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके पास जितना पैसा है उतना एनर्जी आप खरीद सकते हैं, आपके पॉकेट में जितना पैसा उतना आप शुगर खरीद सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप उसी बिग बाजार में जाते हैं, लेकिन अब आपको सॉप खरीदनी है, डिटर्जेंट सॉप है या बाथिंग सॉप है, कोई भी सॉप लेनी है, साबुन लेनी है। अब आपको पता है कि एक साबुन का प्राइस है 10 रुपीज़। लेट अस से एक साबुन का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। आपके जेब में 100 रुपीज़ है, आपने 10 सॉप्स ले ली। फिर मम्मी का फोन आया कि बेटा कुछ और गेस्ट आ रहे, थोड़ा साबुन ज़्यादा लेके आना। आपने इधर उधर पॉकेट में हाथ डाला और 5 रुपीज़ का कॉइन मिला, क्या करेंगे आप? कैन यू परचेज 1 मोर सॉप? क्या परमिशिबल है? या आप वहां से चाकू लेंगे और आधी काटेंगे कि सर आधा कर लेते हैं ना? क्या कोई आपको अलाउ करेगा क्या? आप खरीद सकते हैं क्या 9 सॉप? आप परचेज कर सकते हैं क्या? आपको हर बार परचेज करने के लिए कितना पैसा चाहिए? हर बार आपको 10 रुपीज़ के मल्टीपल में चाहिए। आपके पास उसके बीच में कोई भी पैसा है वो वेस्ट है, वो आपके लिए कोई काम का नहीं है ना। सपोज यू मोर 8 रुपीज़, कैन यू परचेज 10 रुपीज़ सोप? नहीं सर, वो परमिसिबल ही नहीं है। हर बार आपको नई सोप परचेज करनी है तो 10 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। हमने क्या कर दिया, एक साबुन का पैकेट बना दिया और मैंने कहा कि आप जब भी लेंगे इस पैकेट के मल्टीपल में ही लेंगे, इजंट इट? या मान लीजिए आप पेस्ट्री शॉप पे गए, पूछा क्या रेट है भाई पेस्ट्री का, उसने बताया कि दिस पेस्ट्री दिस इज अ वनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर व्हाटएवर, दिस इज आलमंड फ्लेवर, आलमंड टॉपिंग एंड ऑल दिस कॉस्ट 70 रुपीज़ 1 पीस। अब आपने जेब में हाथ डाला, आपके पास 55 रुपीज़ हुए, 50 रुपीज़ हुए, तो आप उसको कहेंगे कि भाई ऊपर वाली लेयर निकाल ले यार आलमंड वाली, नीचे वाली दे दे, ओनली 50 रुपीज़, कांट परचेज इट। वो एक फिक्स है।
अब आपको खरीदना है तो मिनिमम उतना देना पड़ेगा। नेक्स्ट इफ यू हैव टू परचेज दैट, आपको उसके मल्टीपल में ही, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही पेमेंट करना पड़ेगा। इजंट इट? इजंट इट? बात समझ में आ रही है? दिस इज द क्वांटम फिजिक्स। पहले वाली क्लासिकल फिजिक्स और ये क्वांटम फिजिक्स है। वहां एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में आपके पास जितना पैसा है उतना शुगर खरीद सकते हैं आप, का बाउंडेड नहीं है कि आपको इतना ही लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरे केस में आप बाउंडेड हैं, आपकी एनर्जी की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है। उसने एनर्जी के पैकेट्स बना रखे। वो कह रहा है जब भी एनर्जी ली और दी जाएगी, चाहे हमें लेनी हो चाहे हमें देनी हो, वो उस पैकेट्स में ही होगी। हमने एक पैकेट्स डाला, उसको स्टेपल कर दिया। अब आप बोलो कि मुझे एनर्जी चाहिए, मैं वो पैकेट पकड़ा दूंगा। आप बोलोगे आपसे मैं वापस लेना चाहूंगा, तो आप मुझे वो पैकेट ही वापस दे सकते हैं, उस पैकेट को खोल नहीं सकते। दो पैकेट चाहिए, टू, यू से आई नीड मोर पैकेट्स, आई कैन गिव यू 3, 4, 5, लेकिन देना पड़ेगा हर बार उस पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल में। दिस इज द क्वांटम फिजिक्स कि एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। एनर्जी इज इन अ डिस्क्रीट फॉर्म, एनर्जी के पैकेट्स हैं और आपको हर बार उन पैकेट्स के बीच में ही लेन देन करना पड़ेगा। उसके आगे पीछे आप लेन देन नहीं कर सकते। आप हर बार या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे। आपको 1.5 ले लूं, 2.5 ले लूं, 1.75 ले लूं, यू कैन नॉट परचेज और एक्सचेंज दैट एनर्जी। दिस इज द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी डिस्क्रीट होती है, क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी लीनियर होती है। क्लासिकल फिजिक्स बड़ी बॉडी पर लगाई जा सकती है जिसको हमारी नेक्ड आइज देख सकती है। क्वांटम फिजिक्स उन स्मॉल एटम मॉलिक्यूल्स से जिनसे वो बड़ी मिलकर बनी है उन पर अप्लाई होती है। वो किस पर नहीं लगाई जा सकती? वो कलेक्शन ऑफ एटम्स पे नहीं लगाई जा सकती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। आई थिंक अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्लासिकल की जरूरत क्वांटम की क्यों पड़ी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, आने वाले दिनों में जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे पूरी क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम में ही चेंज होने वाली है, मर्ज होने वाली है। कोई कहे सर कैसे, चलिए मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और आपको शायद ये बड़ा सरप्राइजिंग भी लगेगा और आपने शायद कभी ध्यान भी दिया हो। अपना एक रेलवे का सॉफ्टवेयर है, IRCTC की साइट है रेलवे की टिकट्स बुक कराने के लिए। यू ऑल आई थिंक अवेयर अबाउट दैट। आप लैपटॉप से या कहीं किसी ब्रोकर से रेलवे की टिकट्स बनवाते हैं तो एक IRCTC की साइट पे आप लॉगिन पासवर्ड करके साइट से टिकट बनाते हैं। सपोज करिए आपको लखनऊ से कानपुर जाना है, लेट अस से आपको लखनऊ से कानपुर जाने की आप टिकट बना रहे हैं। जिस समय आप टिकट बनाने के लिए एंटर मारते हैं, सब कुछ करके पैसा वैसा दे दिया, क्रेडिट कार्ड से सब कुछ किया, एंटर मारते हैं, जैसे आप एंटर मारते हैं उसी समय सेकंड्स में आपकी टिकट बनकर तैयार होकर बाहर आ जाती है। मतलब तैयार हो जाएगी कि ये डेट को इस टाइम पर आपकी जर्नी है और आपने इस समय टिकट बुक करी। लेट्स से आपने एग्जैक्ट 10 AM पे बुक की तो एग्जैक्ट 10.01 पे की तो 10.01 उस टिकट पे प्रिंट होके आ जाता है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि सेम टाइम का कोई दूसरा प्रिंट आउट निकले कि 10.01 पर आपने बुकिंग करी, उसी रूट की उसी ट्रेन पर 10.01 पर किसी और ने बुकिंग कर ली, जो बर्थ आपको अलॉट हुई वही दूसरे को भी बर्थ अलॉट होगी? क्या ये कभी होता है क्या कभी आपने देखा है कि आप रेल में गए और कहा भैया ये S1 या ये A1 में जो स्लीपर है नीचे वाला वो मेरा है, दूसरा आता है कि देखो ये तो IRCTC ने मुझे दे दिया है। कभी ऐसा हुआ है क्या? रेलवे से ऐसी गलतियां होती हैं क्या? और अगर ऐसी गलतियां होती रेलवे से तो ट्रेन में तो झगड़े फसाद ही होते रहते, टीटी सारे दिन यही देखता रहता कि एक एक पे 4-4 लोग आ गए, पर ऐसा नहीं होता। अब बड़ा जोरदार सवाल आता है कि सर फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा तो हो सकता था कि उसी टाइम पीरियड पे 135 करोड़ का देश है, ये इतना बड़ा देश है, उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने लखनऊ से कानपुर टिकट बुक कराया कोई दूसरा भी करा रहा होगा सेम टाइम पीरियड पे, उसने भी उसी समय एंटर मारा होगा। अरे पॉसिबल है कि नहीं है? इतना बड़ा देश है यार, हो ही सकता है। चलो ये तो एक मैंने छोटा रूट बताया, कुछ तो बहुत बिजी रूट होते हैं जिसपे लाखों लोग उस दिन उस टाइम पे जाना चाहते हैं। तत्काल की बुकिंग होती है, 10 बजे खुलती है तो सारे लोग 10 बजे क्लिक करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग टाइम का
देखते हैं, बिल्कुल बोर्ड का साइट का रिजल्ट आता है, बिल्कुल एक ही समय पे सब क्लिक करते हैं। अगर सारे एक साथ अगर वो एक ही टाइम पर उस सर्वर तक पहुंचे, रिसीवर तक, तो वो तो काम ही नहीं करे। हो सकता है बोर्ड की साइट तो फिर भी बंद हो जाए, इट मे पॉसिबल, क्रैश हो गई साहब, पर रेलवे का कभी नहीं होता। और रेलवे का जिसने ये IRCTC की साइट बनाई है ना, वो उस पर रिसर्च हुआ है, और बड़े बड़े कंट्रीज, नॉट ओवन इन इंडिया, उसके अलावा बहुत सारे कंट्री ने इंस्पायर्ड हुआ है, उन लोगों को हायर किया है और बहुत पैसा दिया है, एंड सम ऑफ देम आर फ्रॉम IIT। इसलिए मैं जानता हूं कि वो लोगों ने किस तरह से ये सॉफ्टवेयर बनाया है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने टाइम को इतना काटा है, इतना काटा है, इतना छोटा कर दिया है। अब अपन टाइम को, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या टाइम हुआ है, तो तुम क्या बताओगे, 10:20 हुआ है, 10:21 हुआ है, यानी कि तुम मिनट्स में काट रहे हो। और मैं अच्छा करूं क्या, आप और अच्छा मुझे और रिफाइन करो, तुम बोलोगे कि 10:20 मिनट्स हुए और सिर्फ 20 सेकेंड्स हुए, यानी कि तुम और रिफाइन करोगे तो कहां तक पहुंचोगे, मिनट से सेकंड से। लेकिन अगर मैं कुछ सेकंड को भी काटता जाऊं तो कितना छोटा हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा। तुम सोचो, अगर मैं सेकंड्स को भी काट दूं, बहुत छोटा कर दूं, तो मैं कह दूं उन्होंने जो रेलवे ने सॉफ्टवेयर बनाया है, टाइम को इतना छोटा किया है काट के कि अगर एक पिको सेकंड, एक फर्मी सेकंड, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 और फर्मी का होता है 10⁻15, इतना छोटा कर दिया कि सेकंड का लाखवां, करोड़वां, मिलियन टाइम छोटा पार्ट हो गया। अगर उसने का भी डिफरेंस है मेरे क्लिक करने में और दूसरे के क्लिक करने में, तो वो अलग अलग टिकट अलॉट करेगा, पहले वाले को पहले देगा, बाद में वाले को बाद में देगा। कहने का मतलब कोई भी डिस्क्रीट चीज है वो लीनियर हो सकती है, कोई भी लीनियर चीज डिस्क्रीट हो सकती है। कोई कैसे सर नहीं समझ में आ रहा, आपको मैंने शुगर का एग्जांपल दिया, ठीक है कि हाँ सर शुगर का एग्जांपल दिया। अगर आप गौर से उस शुगर को देखो तो उस शुगर में भी तो छोटे छोटे शुगर के क्रिस्टल्स हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो क्या शुगर कुछ छोटे छोटे शुगर के क्रिस्टल से बनी होती है कि नहीं बनी होती, बनी है ना। हाँ, तो हम कह सकते हैं, कोई बंदा ये भी तो कह सकता है पलट के आप में से कि सर जिसको आप लीनियर बता रहे हो वो भी एक तरह से क्वांटाइज्ड है। मैं पूछूं कैसे क्वांटाइज्ड है बेटा, तो वो कहेगा वो छोटे छोटे दाने के मल्टीपल में ही तो मिल रही है, इजंट इट, कि सर वो आप जो लीनियर बता रहे हो वो लीनियर का है, वो तो क्वांटाइज्ड है। मैं पूछूं कैसे बेटा क्वांटाइज्ड, तो वो कहेगा कि सर देखो ये दाने गिनो, एक दाना, दो दाना, ये क्रिस्टल्स आप काउंट करो, और जितने आप क्रिस्टल्स काउंट करते जाओगे फिर लास्ट में वो बड़ा बना, लेकिन है तो वो क्रिस्टल्स का। तो अब जो रिसर्च हो रही है वो यही कह रही है कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स में कन्वर्ट हो सकती है। अब हमें अलग अलग फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आने वाले दिनों में शायद 5 साल में, 10 साल में, जब आप IIT से या मेडिकल में जा रहे हो तो डॉक्टर बन के जब बाहर निकलोगे, है ना, तो आपको पता चलेगा हमने तो इतने सारे फॉर्मूले पढ़े थे, हमारे बच्चे तो एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। उस सारा का सारा जो क्लासिकल फिजिक्स है ना वो क्वांटाइज्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो न्यूटन ने बताया था ना वो बड़े फॉर्म में बताया, और फिर उसको छोटा करते करते कौन किस फॉर्म में लिया है, हम क्वांटम के फॉर्म में लिया है, जो प्लांक ने बताया। तो प्लांक बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे, प्लांक के बहुत सारे रिसर्च तो बाहर ही नहीं आए भाई, वो बुक्स में ही रह गई, तो उन्हीं के पास रह गई, वो बाहर ही नहीं आई, और वो ही जानते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनके बहुत सारे आज भी थीसिस हमारे पास हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो है हमारे पास। तो कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्च स्कॉलर, वो तो अभी तक उसी को डिकोड करने में लगे हैं, और कितने साल हो गए डिकोड नहीं हो रहा है। तो वो अलग दिमाग था, मतलब ये नहीं कह रहा कि न्यूटन अलग दिमाग नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन है, आपका प्लांक्स है, ये हेनरीज है, ये लोग तो मतलब पता नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि पता नहीं ये कौन सा ब्रेन लेकर आते हैं, इनको चले जाते हैं। ये ह्यूमन, साधारण ह्यूमन बीइंग को इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको जीवन को देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रेन इज लाइक अ पैराशूट, वंस इट ओपन्स देन ओनली इट वर्क्स। बिल्कुल पैराशूट की तरह है, खुलेगा तो काम करेगा, नहीं खुला तो वो वजन है। आप एक हवाई जहाज में, प्लेन में जा रहे हैं, आपके पास पैराशूट है, आप लेके कूदे, और एक आदमी बिना पैराशूट लेके कूदा, कौन जल्दी मरेगा, कौन जल्दी जमीन पे पहुंचेगा? डिपेंड्स, नहीं डिपेंड्स,
कि सर पैराशूट वाला भी पहले पहुंच सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए पैराशूट ओपन नहीं हुआ तो, सपोज पैराशूट तो है उसके पास पर नहीं खुला तो क्या होगा? फिर तो मास बढ़ गया ना उसका, whatever the weight he has, वो इंक्रीज हुआ ना, उस पैराशूट का वेट और हो गया, तो जी और ज्यादा लगेगी, मतलब mg ज्यादा लगेगा और वो जल्दी आएगा। कहने का मतलब पैराशूट कोई काम का नहीं है अगर वो ओपन नहीं हुआ तो, फिर तो वो आदमी को जल्दी मारेगा। तो वी ऑल हैव सेम, वी ऑल आर कैरिंग दैट पैराशूट। ईश्वर ने हम सब के अंदर वो, ईश्वर ने दिमाग में वो पैराशूट डाला हुआ है। अब कुछ का खुलता है और कुछ का नहीं खुलता। जिसका नहीं खुलता उसमें mg हमेशा ज्यादा ही लगा रहता है, या वो ज्यादा लगाते हैं, अर्थ पे ज्यादा लगाते हैं, और जिसका खुला हुआ है वो आराम से वो अर्थ से ऊपर ही है, वो अर्थ पर mg लगा ही नहीं रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इसको खोलो। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर? मेरा काम नहीं है यार मैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बताऊं, मैं थ्रू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ओपन दैट पैराशूट। मैं आपका पैराशूट खोल दूं एक बार, फिर तो आप खुद ही पढ़ने लग जाएंगे। मैं आईआईटी का स्टूडेंट रहा, अभी आईआईटी के बच्चों को पढ़ाता हूं। हम लोग आईआईटी में जाते हैं, कई बार आप भी सोचते होंगे पता नहीं यार आईआईटी में क्या होता होगा, कौन से बच्चे होते होंगे। अगर सबसे जिसको कहें ना कि कम लेबर किसी टीचर को करना होता है, सबसे कम काम किसी टीचर को करना होता है, पूरे हिंदुस्तान की सारी इंस्टीट्यूट को मिला लो, सारी स्कूल्स को मिला लो और कहो कि सबसे बढ़िया फ्री टीचर कौन है, तो वो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं। उनके पास कुछ काम ही नहीं है करने को। अब सर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वहां जो बच्चे गए हैं वो सारे पैराशूट खुले हुए बच्चे होते हैं। उनको ज्यादा ऐसा नहीं है कि बैठ के एकदम एक एक बोर्ड पे एक एक चीज पढ़ा रहे हो रटा रहे हो। वो पैराशूट खुले हुए बच्चे हैं, उनको तो हिंट दिया वो अपने आप रिसर्च कर लेते हैं। उनको तो एक फॉर्मूला बताया, 10 फॉर्मूले वो घर पे जाके अपने आप कर लेंगे। उनको एक गाड़ी बनाने के लिए दी कि ये गाड़ी बनानी है तुम लोगों को, ये इक्विपमेंट्स चाहिए, ये इसका बेसिक है, ये यहाँ बाजार में मिलता है, बस प्रोफेसर का काम खत्म। अब वो बाजार से लेके आएगा, बनाएगा, उसको जोड़ेगा, उसकी दिक्कत आएगी तो उसको दूर करेगा। वो फाइनल गाड़ी तैयार होने के बाद ही प्रोफेसर के पास जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। और उस पूरे प्रोसेस में वो इतनी चीजें सीख चुका होता है कि प्रोफेसर पढ़ा के नहीं सिखा सकता। तो कई बार हम जब खुद पढ़ना और खुद सीखना समझ जाते हैं ना, फिर हमें टीचर की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको इस क्लास से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो वो थ्योरी लिखी हुई है, उसका एग्जाम होने वाला है, वो क्लास में पूछा जाने वाला है, इसलिए नहीं पढ़ना। वो इसलिए पढ़ना है कि उस टीचर ने, उस साइंटिस्ट ने उस समय ये चीज क्यों दी हमें, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इन दिस सिनेरियो। आज उसका यूज क्या है, उस समय उसने क्यों सोची, क्यों दी। भाई प्लांक को क्या जरूरत थी क्वांटम थ्योरी देने की? पढ़ी हुई थी ना क्लासिकल फिजिक्स, कितनी सारी तो न्यूटन ने पढ़ा दी थी, कहाँ जरूरत थी, हम पढ़ रहे थे, आराम जीवन चल रहा था। प्लांक को जब वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किया एक्सपेरिमेंट, उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जब कर्व खींचा, वो नहीं बता पाया क्लासिकल फिजिक्स, वो प्रैक्टिकल कर्व उसने प्लॉट किया और देखा यार ये तो क्लासिकल फिजिक्स गलत है, तो फिर उसने क्वांटम फिजिक्स ली, फिर उसने बताया कि यार जो क्लासिकल फिजिक्स है वो बड़ी बॉडी के लिए तो सही है पर छोटी बॉडी इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल्स के नहीं है। फिर उसने कहा कि दिक्कत क्या है, वो एनर्जी को क्या ले रहा है, लीनियर ले रहा है, पर वास्तव में एनर्जी है क्या, डिस्क्रीट फॉर्म में है, उसके पैकेट्स बने हुए हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बस समझ आई। अब उसको कैसे एलोबरेट किया उसने, कैसे फॉर्मूले उसने दिया, वो मैं पहुंचता हूँ। उससे पहले एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अभी तक आपको जो मैं बता रहा हूँ, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे? ठीक है, डन डन। अच्छा, अभी अगर ये बंद हो जाए ना, मतलब सपोज करो आपका ये कम्युनिकेशन अपना बंद हो जाए, तो फिर अपन दोबारा रिस्टार्ट कर लेंगे, है ना। अपना ये 7 o'clock तक का क्लास है, तो अपन सेम आईडी से जूम आईडी और पासवर्ड से अपन इसको रिस्टार्ट कर लेंगे। डन, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ एक और चीज़ पर। जैसे सपोज करिए किसी बॉडी को चार्ज करना है, कोई मेटल की बॉडी है, आप उसको चार्ज करना चाहते हैं, या तो उसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे या आप उसको नेगेटिवली चार्ज करेंगे। तो आप चार्ज कैसे करते हैं, चार्ज करने का क्या तरीका है? चार्ज करने का क्या तरीका, कोई चीज़ न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो वो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। यही सिंपल है। जैसे सपोज करो मेरे पास लेट अस से मेरे पास ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन में मेरे पास सपोज करो 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। अब ये अभी न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही मैंने 7 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन कर दिए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। जैसे ही मैंने इसमें 9 इलेक्ट्रॉन कर दिए, प्रोटॉन तो उतने ही रखूंगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव करने के लिए हम प्रोटॉन को चेंज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को चेंज करते हैं? किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हम किसको चेंज करते हैं? इलेक्ट्रॉन को चेंज करते हैं। प्रोटॉन को नहीं छेड़ सकते ना हम? क्या प्रोटॉन को चेंज कर सकते हैं क्या? प्रोटॉन तो सेम ही है ना तीनों केस में। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस वो चेंज नहीं होता, वो केवल न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर रिएक्शन है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ही न्यूक्लियस चेंज होता है, वरना न्यूक्लियस चेंज नहीं होता है। वो मैं वो थ्योरी भी बताऊंगा कि हमारे पास एक पारस पत्थर होता था, कहानियों में सुना होगा ना, लगाया लोहे पे और सोना बन गया। मैं लोहे से सोना बनाना भी सिखा दूंगा आपको, चिंता मत करो। हाँ, जल्दी सिखा दूंगा, पीछा ही छूट जाए सब कामों से। तो वो पारस पत्थर कैसे बनता है, उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। सो आई विल टीच दैट केमिस्ट्री की हाउ यू कैन कन्वर्ट आयरन इनटू गोल्ड। उसमें कुछ नहीं करना है, आयरन के न्यूक्लियस को किसका न्यूक्लियस बनाना है? गोल्ड का। तो वो जो पारस पत्थर होता था ना, दैट पारस पत्थर इज नथिंग, दैट इज द टेक्निक टू कन्वर्ट ए नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट फर्स्ट रेडियो एक्टिव and then it changes into gold। वो पहले नॉन रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव बनाएगा और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खुद का न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। तो जनरली हम न्यूक्लियस चेंज नहीं करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बनाना है वो किसको चेंज करके बनाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को चेंज करके बनाते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? समझ में आया? Gang? Oh, my God. Ito na po.